वेलकम टू द सेकेंड एपिसोड ऑफ द आदित्य गहलोत शो। आज हमारे साथ में एक ऐसे मिलियनियर है जिन्होंने ना ही सिर्फ बिजनेस बनाया बल्कि एक माइंडसेट बिल्ड किया है। फ्रॉम जीरो टू बिल्डिंग द पावरफुल बिजनेस एम्पायर, टुडे वी डिकोड द मैन बिहाइंड द मनी। प्लीज वेलकम मिस्टर खेमचंद खत्री, वन ऑफ राजस्थान लीडिंग लेदर एक्सपोर्टर, अ मैन हु टर्न विजन इनटू अ ग्लोबल बिजनेस। सबसे पहले स्वागत है आपका। नमस्कार सर, आज का ये जो पॉडकास्ट है ये काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल और इम्पोर्टेंट रहने वाला है मेरे लिए और उन लोगों के लिए जो लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, क्योंकि हम लोगों को कभी स्कूल में ये नहीं सिखाया जाता है कि बड़ा बिजनेस कैसे बनाते हैं, कौन से ऐसे डिसीजंस होते हैं जो लाइफ चेंजिंग होते हैं, और जब आप कभी शुरुआत करते हो ज़ीरो लेवल से तब किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। तो बेसिकली आज का जो ये पॉडकास्ट है वो इसी चीज़ के रिलेटेड है और हम आपसे इसी बारे में बात करना चाहेंगे। तो सबसे पहले तो सर यही है कि खेमचंद खत्री ब्रांड बनने से पहले खेमचंद खत्री इंसान कौन है? 1995 में बिजनेस स्टार्ट किया था, तब मैं कॉलेज से पास आउट होके आया। तो जब हम लोगों ने बिजनेस जब स्टार्ट किया था तब हमारे पास ये विजन नहीं था कि हमारे को क्या व्यापार करना है, क्या नहीं करना है, किस तरीके का व्यापार है, बट एक विजन ये था कि हमें व्यापार करना है। तो जब हमने हैंडीक्राफ्ट का काम स्टार्ट किया और बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट किया था, जहां हम रहते थे उसी के पीछे से हमने एक छोटा सा शेड बना के और काम स्टार्ट किया। मदर फादर ने हमारे को सिर्फ एक ही चीज सिखाई थी कि नियति में बरकत है और उस बेस पे आप चलोगे तो आप कहीं नहीं रुकोगे। और उसी बेस पे हमने काम स्टार्ट किया, बिल्कुल छोटे से काम में। और हमारे को फर्नीचर का हम लोगों ने छोटा सा काम स्टार्ट किया, जिससे लकड़ी का इनिशियल स्टेज पे 2 साल मैंने कारपेंट्री खुद ने सीखी। 2 साल के बाद मैंने कारपेंट्री से लोगों के जॉब भी स्टार्ट किए, कैसे काम होता है हैंडीक्राफ्ट का। कारपेंट्री सर आपने खुद ने मतलब प्रॉपर पूरा वर्क किया? हाँ, 2 साल मैंने कारपेंट्री सीखी और उसके बाद में मैंने 1997 में कारखाना जो था उसमें पहले मशीनें नहीं थी, फिर मशीनें लेके आए, किया, काम किया, फर्नीचर स्टार्ट किया। और हम लोगों ने सप्लाई जो है वो जोधपुर में डोमेस्टिक लोगों को सप्लाई देना स्टार्ट किया। उसके बाद में 99 में हमारे को मौका मिला कि अभी एक्सपोर्ट कैसे होता है, तो हम लोग दिल्ली गए और वहाँ हमने फेयर EPCH की फेयर लगा था, तो पहली बार हमने स्टॉल लगाई और एक UK के कस्टमर मिले। तो उन्होंने हमारे से जब भी वार्तालाप करी और काम स्टार्ट करने का बोला, तो हमने कहा ठीक है हम कर लेंगे, परंतु हमारे पास पैसे नहीं हैं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है हम आपको 30% एडवांस दे देंगे और आप काम को स्टार्ट कीजिए। तो हमने जब काम स्टार्ट किया, पता नहीं ऐसा उन कस्टमर को लगा कि जब वो 2 साल बाद मिले हमारे को, तब हमने उनको पूछा कि आपने हमारे पे ट्रस्ट क्यों किया। तो उन्होंने कहा कि ट्रस्ट और अच्छाई बुराई जो है वो चेहरे से नजर आती है। तो उनको लगा कि नहीं, ये लोग अच्छे हैं, इनसे आप काम करो और आपका कहीं पर भी पैसा या वगैरह नहीं डूबेगा। और उन्होंने हमारे से काम स्टार्ट किया और हमने उनको सप्लाई स्टार्ट करी और 2005 तक हम उनसे काम करते रहे। और उसके बाद में ये धीरे धीरे काम चलते रहे। फिर हमने हैंडीक्राफ्ट, फर्नीचर, लकड़ी का, लोहे का 2016-17 में हमने लेदर का भी स्टार्ट किया। नाउ यू सी। सर, जब जीरो से आपने एक इतना बड़ा बिजनेस एम्पायर बनाया, कभी ऐसा होता है कि आप जैसे फ्री बैठे हैं, कभी कुछ पुरानी चीज़ों को याद करते हैं, तो दिल में सबसे पहला थॉट क्या आता है? हम कल से बेहतर हैं आज, और यही सोच लेके चलते हैं कि आज हम अच्छे हैं और हम कल हमारा कैसे अच्छा बनाएं, उसके लिए हम प्रयास करते हैं। यही हमारा कंसेप्ट, हाँ, मोटिव रहता है। इस दौरान फैमिली सपोर्ट कितना है? फैमिली में हमारे को जब मैंने काम स्टार्ट किया था तो ब्रदर मेरे साथ में था, मुकेश छोटे वाला, और उसने कंधे से कंधे मिलाकर मेरे साथ काम किया। आज भी मेरे साथ ही है। हम दोनों ने भाइयों ने अच्छा काम किया और तालमेल बहुत अच्छा है हम लोगों का, दोनों भाइयों का। 2016 के अंदर बड़े वाला सन आ गया, 2020 में
19 में शादी के बाद में उसकी वाइफ भी वो भी आने लगी, हमारी डॉटर इन लॉ। और 2018 में छोटे वाला अश्वनी वो भी आने लग गया। मुकेश वाला सन है वो अभी 2022 में वो भी आने लगा। तो हम एक फैमिली बिजनेस को डेवलप करके अभी कार्य मतलब इसको और बड़े स्केल के ऊपर ले जाना चाहते हैं। आज जैसे राजस्थान में टॉप पर आप है, तो अब इंडिया में टॉप पर आप आना चाहते हैं, ये कह सकते हैं? हाँ, हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं और हम सिर्फ कार्य करेंगे। अब टॉप आना करना ये समय बताएगा। ये भी सही बात है सर। तो एक ऐसा होता है सर, जब किसी आदमी के पास में पैसा नहीं होता है ना, तब उसके बात की इतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं की जाती है। जब किसी के पास में पैसा आ जाता है तब उसकी बात की बहुत ज़्यादा वैल्यू करी जाती है। आपके साथ में ऐसा कभी कोई इंसिडेंट हुआ है इस फेज में जब आप जीरो से स्टार्ट कर रहे थे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हम हमारे पास जब पैसा नहीं भी होता था, पर हम जिससे भी काम करते थे तो हम उसको हर चीज़ ट्रांसपेरेंट बताते थे कि भैया हमारे पास पैसा नहीं है पर हम काम कर लेंगे, काम की हमारे में लगन है। तो जोधपुर ने खूब साथ दिया हमारा। पैसे का कभी ऐसा नहीं लगा कि यार पैसा है या नहीं है, या पैसा ही सब कुछ है, या पैसा बहुत ज़्यादा रोल करता है, इम्पोर्टेंट है। दैट इज़ नॉट करेक्ट। ऐसा होता है सर कि कभी मतलब जैसे आपके पास में पहले पैसे नहीं थे, आज पैसे होने के बाद में कुछ बदलाव आपको नज़र आता है दोनों में? ऐसा मुझे नहीं लगता कि मेरे पास पैसा है या नहीं है। मेरे को तो ऐसी सिंपल लाइफ ही लगती है कि नहीं ठीक है तो ठीक है, नहीं है तो ठीक है, या पहले था नहीं था या व्हाटएवर अब है। पर मुझे ऐसा कभी भी फील नहीं होता है। अभी जो मैं आपके साथ में कन्वर्सेशन कर रहा हूँ ना, अभी तक की बात में यही समझ में आया है कि पैसा चाहे आपके पास में हो चाहे नहीं हो, पर आदमी के पास में एक पॉजिटिव स्पिरिट रहना बहुत ज़रूरी है। ये बहुत ज़रूरी है। और जिस हिसाब से आपने जिस लेवल का काम किया है, जिस हिसाब से लोगों को रोज़गार दिया है, जो आज आपके ही कंपनी में 3000 से ज़्यादा लोग जो काम कर रहे हैं, एक बहुत बड़ी बात होती है सर। हाँ, अभी रिसेंटली हमारे पास जो पहले बहुत ज़्यादा वर्कर थे, अभी हमारे पास इतने वर्कर नहीं हैं। कोविड के बाद सारा कार्यक्रम कम होने लगे, लेबर ओरिएंटेड कम होने लगा। अभी हमारे पास मैन पावर कम है, पर फिर भी हमारा काम ठीक है, अच्छा है, किसी तरीके से कोई समस्या नहीं है। तो सर जैसे फर्नीचर का काम तो फिर भी चल ही रहा था आपका। राजस्थान में एक बहुत पुरानी जैसे परंपरा है लेदर का काम, जो कम से कम 400-500 साल पुराना है। तो उस ट्रेडिशनल आर्ट को आपने एक मॉडर्न बिजनेस में कैसे कन्वर्ट किया? फैशन, कोई भी फर्नीचर है आजकल वो फैशन में आया हुआ है। और लेदर का जो कार्य है वो ब्रिटिश स्टाइल से है। हमेशा से जब भी अगर आप कोई भी पुराने घरों में सोफे देखते थे या उस तरीके की चेयर देखते थे, दे आर बिलोंग टू ब्रिटिश स्टाइल। और वो ब्रिटिश स्टाइल जो है वो पूरे वर्ल्ड में छाई हुई थी, और वो उसका जो मैन्युफैक्चरिंग थी वो अपने जोधपुर से या स्पेशली राजस्थान से बहुत ज़्यादा बिलोंग करता था। तो यहीं से वो फैशन हमने लेके आए और उसको हमने ग्राउंड पे एक्सपोर्ट में लेके आए, तो कस्टमर को पसंद आया और उन्होंने हमारे से कार्य किए। और आज की तारीख में जो लेदर का है कार्य, ये बहुत ही अच्छी स्केल में चल रहा है। आजकल मार्केट में एक वेगन लेदर भी आ रहा है, ये क्या चीज़ होती है सर? वीगन लेदर। वीगन लेदर, हाँ, वीगन लेदर में ये एक तरह का प्लांट बेस भी है, सिंथेटिक कह सकते हैं उसको, सिंथेटिक है। तो ये क्या चीज़ है सर? मतलब जैसे एक प्रॉपर हो गया लेदर और जैसे एक ये हो गया वेगन लेदर। हाँ, ये वीगन लेदर जो है वो अभी ट्रेंड में है, और ये लुक लाइक लेदर होता है पर वो लेदर नहीं है, वो सिंथेटिक लेदर है। तो क्या लगता है ये अच्छी चीज़ है या बुरी है? लेदर जो है वो जितनी भी सर्द कंट्री हैं जहाँ पर कोल्ड है या समर भी मतलब ठीक ठाक आता है, बट सर्दी बहुत ज़्यादा होती है, बर्फ़ वाले उन एरियो में लेदर हमेशा यूज में ज़्यादा होता है। वहाँ पर ये वीगन वगैरह नहीं चलता है। तो जितना भी वेस्टर्न कंट्री हैं वहाँ पर लेदर ही जो ज़्यादा पसंद करते हैं। अभी जो कॉमर्शियली जैसे कहीं रेस्टोरेंट होटल वगैरह में, यहाँ पर ज़रूर ये वीगन लेदर यूज में लेते हैं, पर अभी भी लेदर अपनी जगह लेदर ही है। तो
मतलब ऐसा है कि आजकल जैसे बहुत सारे लोग होते हैं ना, वेगन लेदर बोलते नहीं है, सिर्फ लेदर लिखते हैं। तो मतलब वो क्या चीज़ है कि मतलब वो छुपा रहे हैं कि वो वेगन लेदर है या नहीं है? हाँ, वो ट्रिकी कर रहे हैं जो भी व्हाटएवर, बट लेदर को इन्होंने वीगन लेदर डाल दिया है, बट वो दैट इज द सिंथेटिक लेदर ही है, ओके, ओरिजिनल नहीं कह सकते ओरिजिनल नहीं है लेदर। तो इसमें सर जैसे चीज़ हो गई कि जैसे कहते हैं कि एक मेड इन इंडिया है और एक है मेड इन राजस्थान, तो इंटरनेशनल मार्केट में कितना बड़ा ये है अपना राजस्थानी मेड इन प्रोडक्ट लेदर? बेसिकली तो सारा जो है वो मेड इन इंडिया के नाम से ही सेल होता है वर्ल्ड में, और एक्सपोर्ट का जो मार्केट है वो जोधपुर, जयपुर, मुरादाबाद और सहारनपुर और फिरोजाबाद, ये 5-6 सिटियां हैं जो एक्सपोर्ट में वर्ल्ड के मैप में आते हैं। जोधपुर में स्पेशली फर्नीचर ज़्यादा है, उसमें ये जो लेदर का है ये परसेंटेज कम है क्योंकि काम करने वाले लोग हैं। ब्रास का जो है वो मुरादाबाद में होता है, गिलास का फिरोजाबाद में होता है, कार्विंग का सहारनपुर में होता है। इस तरीके से ये कार्य है, और जो हम लोग बनाते हैं ये मेड इन इंडिया के नाम से ही सेल होता है। पर जो हम लेदर जिस तरीके का कर रहे हैं ये यहाँ पर जोधपुर में भी होता है, कुछ थोड़े बहुत अलग यूनिट हैं, बट इतना बहुत बड़ा काम नहीं है, हम लोगों के यहाँ से ही डेवलप किया हुआ कार्य है। सर जैसे देखा जाए, जैसे कोई भी एक लेदर प्रोडक्ट हो गया, तो जैसे कोई नहीं जानता है कि एक प्रोडक्ट की कॉस्ट कैसे निकाली जाती है, तो उसको शॉर्ट एंड सिंपल लैंग्वेज में कैसे बताएंगे आप कि इस प्रोडक्ट में ये जुड़ा है, ऐसे ऐसे ये ऐड हुआ है और इसकी कॉस्ट ये बनी है? उसकी कॉस्ट को अपन कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? लेदर के आइटम की कोई जस्टिफाई नहीं हो पाता है ये तो। हमने किसी को 100 रुपये में बेचा, उसने आगे कस्टमर ने 300 रुपये में बेचा है, तो इस तरीके से ही उसकी कॉस्ट है। आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि यार ये 500 रुपये का है या ये 5000 रुपये का है या ये 50,000 रुपये का है। ये इस तरीके की कोई आइडेंटिफाई नहीं है। ठीक है, जैसा जो कस्टमर किस तरीके से खरीदता है वो उसी पे बेस है। आप ऐसे लेदर को हाथ लगा के बता सकते हैं कि ये कौन सा लेदर है, क्या है? हाँ, ये बता सकते हैं कि भाई लेदर का। तो इसमें भी लेदर्स की क्वालिटी होती है? लेदर में अलग अलग तरीके के ग्रेन्स आते हैं और थिकनेस आती है। ओह, तो जैसे इसमें जैसे अभी जितना भी हम लोग जो है वो लेदर का हमारा परसेंटेज बहुत कम हो गया है, पर हम लोग फर्नीचर, जो लकड़ी का फर्नीचर है, लोहे का फर्नीचर है, उस पर हम लोगों का भी ज़्यादा फोकस है, क्योंकि लेदर की जो है ये वीगन लेदर की वजह से कम डिमांड आ गई है अभी, और इसके बाद में अलग अलग कंट्रियाँ और भी आने लगी है। ब्राज़ील है, या फिर ये यूरोपियन कंट्रियों में भी कुछ कंट्रियाँ अभी लेदर का कार्य कर रही है, चाइना भी करती है, वियतनाम। तो अभी हम लोग जो है वो लकड़ी का ज़्यादा और लोहे का ज़्यादा कार्य कर रहे हैं। तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि अगर ये जो वीगन लेदर है, जो जैसे मार्केट में जिस हिसाब से चल रहा है, आपको इसको भी ऐड करना चाहिए? हाँ, हमने ऐड किया है, अभी हम कर रहे हैं उसको भी। हम वही प्रोडक्ट को वीगन में भी बना रहे हैं और लेदर में भी बना रहे हैं। जैसे सर, जैसे लॉजिस्टिक और सप्लाई चेन की अगर अपन बात करते हैं, तो राजस्थान एक हो जाता है कि लैंडलॉक्ड स्टेट है जहाँ पे समुद्र नहीं है, तो यहाँ से कभी दिक्कत नहीं होता है माल को एक्सपोर्ट करने में? या अपने यहाँ पर ऐसी कौन सी चीज़ होनी चाहिए जो इजी टू एक्सपोर्ट हो राजस्थान से भी, जो आपको एक कमी लगती है? नहीं, माल का जो सप्लाई चेन है वो कई साल पहले जब ये व्यापार स्टार्ट हुआ था तो यहाँ ICD एक ही हुआ करती थी। उसके बाद में यहाँ पर रेलवे की ICD भी हो गई है, कॉन्कोर और थार ड्राईपोर्ट भी है, रासिको भी है। तो इन तीनों से गुड्स जितना भी वो मुंद्रा चला जाता है और जो नियरेस्ट वेसल होता है उसमें चला जाता है। तो सप्लाई चेन में कस्टमर के पास गुड्स होना चाहिए, तो उनकी वेयरहाउसिंग वहाँ पर ही होती है मोस्टली। अच्छा। हम लोग मैन्युफैक्चर हैं, Okay. हमारे यहाँ से मैन्युफैक्चर हुआ, तैयार हुआ। पहले शिपिंग में ज़्यादा टाइम लगता था, अब हम बहुत ज़्यादा नज़दीक पहुँच चुके हैं। जैसे आज अगर हम संडे के दिन, कल सोमवार हमने कंटेनर भेजा है यहाँ से बाई रोड,
तो जो भी नियरेस्ट वेसल होता है वो जनरली अगले संडे को या सोमवार को जो भी होगा तो 8वें दिन वो वेसल में चढ़ जाता है। ओके। तो सप्लाई चेन में अभी कोई किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं है। वेयरहाउसिंग जितनी भी है वो कस्टमर के वहीं से ही होती है। अच्छा, अगर मैं हूँ जैसे, अगर मुझे आज की तारीख में कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना है तो मुझे स्टार्टिंग के 100 दिन में कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा? देखो, ये जो एक्सपोर्ट बिजनेस है उसके अलग अलग शाखाएं हैं। एक जैसे सपोज करो मैं एक्सपोर्ट करता हूं, पर मेरी सप्लाई चेन में मैन्युफैक्चरिंग है, उसमें आयरन की सप्लाई भी होती है, मेरे यहाँ वुड की भी सप्लाई है। तो 3 महीने 4 महीने तो उसको प्रोडक्ट को ऑर्डर से लेके 90 दिन में तो मैन्युफैक्चरिंग और पॉलिश होके और पैक होके जाता है। तो अब आप जो बात कर रहे हो वो एक्सपोर्ट की बात कर रहे हो या फैक्ट्री लगाने की बात कर रहे हैं, या मतलब कोई भी एक छोटे से छोटा बिजनेस, अपन एक्सपोर्ट की बात करते ही नहीं है, कोई भी अगर नॉर्मल आदमी अगर एक छोटे से स्टार्ट कर रहा है तो 100 दिन स्टार्टिंग के उसको कौन सी चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा जिससे वो अपने बिजनेस में आगे ग्रोथ कर सके? रॉ मटेरियल की उपलब्धता और रॉ मटेरियल की क्वालिटी और स्किल लेबर, ये 3-4 जो फैक्टर है उस पे वो बहुत ज़्यादा उसको प्रिकॉशन करना पड़ेगा। जो प्रोडक्ट बना रहा है उसके लिए उस तरह की मशीन है या नहीं है उनके पास में, जो लेबर है वो स्किल्ड उस प्रोडक्ट के बनाने के लिए है या नहीं है। ये 4-5 चीज़ें आपको बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखने पड़ेगी। फिर उसके बाद में प्राइस फैक्टर भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई प्राइस जो मैं परचेज कर रहा हूँ वो सही है या नहीं है, क्योंकि एंड ऑफ द डे गुड्स सेल होना है, तो वो उस प्राइस में सेल होगा या नहीं होगा। तो आपकी परचेज, आपकी क्राफ्टमैनशिप या जो भी आप ये सब तरीके का कार्य है, इसको आपको विशेष करके ध्यान देना पड़ेगा। नॉर्मली अगर एक बात करता हूँ कि कौन सा सेक्टर बेस्ट है जिसमें अपन बिजनेस कर सकते हैं या आने वाले 5 से 10 साल में अपन को लगता है कि ये ग्रो हो सकता है, चाहे वो छोटा ही सही, कुछ ऐसे कोई 3 बिजनेस या आप कुछ ऐसे सजेस्ट करें? एनर्जी बिजनेस इज द ह्यूज बिजनेस, और ये फ्यूचर कंसेप्ट है। गवर्नमेंट भी बहुत सपोर्ट कर रही है। कितने इन्वेस्टमेंट से अपन इसको स्टार्ट कर सकते हैं मिनिमम? तो अब एनर्जी बिजनेस में तो सोलर आ गया जी, या फिर अगर आप इलेक्ट्रॉनिक में जाते हैं तो ईवी वगैरह का ये कंसेप्ट है। ये सारे बड़े प्रोजेक्ट हैं, मतलब मिनिमम 1 करोड़ रुपए की प्लानिंग से या 50 लाख रुपए की प्लानिंग से ही स्टार्ट होते हैं। फिर उसके बाद जितना किसी के पास में 50 लाख नहीं है तो वो क्या करेगा? तो वो तो जो उसके सराउंडिंग बिजनेस होगा, जो उसने देखा है या अपने यार दोस्तों के जो कर रहे हैं या वो किस तरीके से उस फील्ड में है, तो वो इनिशियल स्टेज पे उसको वही करना चाहिए। बहुत अच्छा अगर एनर्जी बिजनेस है बट अपन पास कैपिटल नहीं है तो वो काम की नहीं है। काम तो वही आएगा जो उसकी सराउंडिंग या जो उसकी समझ आया हुआ काम है वही करना चाहिए। जोधपुर में आज भी एक मिथ है कि सबसे ज़्यादा जो पैसे कमाता है वो है हैंडीक्राफ्ट वाला, क्या सच है? क्योंकि कोई भी आदमी है, कोई भी लड़का है, उसके दिमाग में एक ही चीज़ है, क्या करना है कि हैंडीक्राफ्ट का काम करना है। हाँ, क्योंकि एक्सपोर्ट में मार्जिन काफ़ी ज़्यादा अच्छा मिलता है, तो एक्सपोर्ट का एक मार्जिन कितना रहता है? मार्जिन जो है वो 15 से 20% का मार्जिन रहता है, बट बिजनेस जो है ना वो शो ऑफ ज़्यादा है। अच्छा, तो इसलिए वो हर एक बच्चे के दिमाग में होता है कि यार ये, बट बिजनेस इज़ ए वेरी गुड। आज भी अच्छा बिजनेस है, अगर बच्चे करते हैं तो बढ़िया है। ये ऐसा नहीं है कि, और जो भी काम कर रहे हैं बच्चे उनको उसमें वो उनको फीलिंग अच्छी आती है। तो जो भी उनके अगर यार दोस्त या दूसरे कर रहे हैं तो उनको अगर कहते हैं कि नहीं यार ये अच्छा एक्सपोर्ट का बिजनेस है या हैंडीक्राफ्ट है, तो वो ट्रू है। एक जैसे होता है ना कि सर एक बड़ा स्केलेबल बिजनेस बनाने के लिए पार्टनरशिप ज़रूरी होती है या कोई भी आदमी इंडिविजुअल लेवल पर भी कर सकता है? पार्टनर में ये है कि
फाइनेंशियली पार्टनर होता है तो भी ठीक है, और नहीं होता है तो घर के 2 मेंबर चाहिए ही चाहिए। वो बिजनेस में वो भी एक तरह का पार्टनर ही हुआ। क्या कारण होता है कि घर का ही होना चाहिए ऐसा? घर का हो या नहीं भी हो, या अच्छे मित्र भी हो, तो एक आदमी इंटरनल सारा संभाल ले, मैन्युफैक्चरिंग है या कॉस्टिंग है या कैसे प्रोडक्ट बनना है, या एक आदमी फाइनेंस का, सेल का, ऊपर की चीज़ें देखे, तो 2 व्यक्ति चाहिए। वो दोस्त भी हो सकते हैं, ब्रदर भी हो सकते हैं, रिलेटिव भी हो सकते हैं, पार्टनर भी हो सकते हैं, किसी रूप में भी हो सकते हैं। मतलब पार्टनर्स अगर होते हैं तो ज़्यादा बेटर रहता है। हाँ, पार्टनर है तो भी अच्छी बात है, घर के मेंबर हो तो भी अच्छी बात है, यार दोस्त हो तो भी अच्छी बात है, बट 2% मिनिमम चाहिए ही चाहिए होता है। आजकल क्या हो गया ना सर कि जैसे ज़माना आगे बढ़ रहा है तो एआई जैसी कंपनीज जो है, फ्यूचर टेक हो गए, तो ये इतने एक्सट्रीम लेवल पे ग्रो कर रहे हैं ना, तो हर एक बिजनेसमैन अपने आप को कैसे अपडेट रख सकता है इन चीज़ों से? एआई का हालांकि हमारे बिजनेस के अंदर जो भी डिज़ाइनिंग वगैरह है या फोटोशूट है, दूसरा है, इसमें एआई बहुत ज़्यादा तेज़ी से आ रहा है, और आने वाले टाइम में ये बहुत सपोर्ट करेगा। कस्टमर को जो ट्रांसलेशन हो रहा है वो भी कई जगह बहुत ज़्यादा एआई उसको बहुत अच्छे तरीके से लाइन अप करके, और मेलिंग वगैरह ये जो भी करते हैं ये अच्छा है। एआई का बहुत बड़ा आने वाले टाइम में, लोग कहते हैं कि एआई जॉब खा जाएगा लोगों की, सच है? हाँ, कई जगह जो है वो जॉब तो खाएगा ही खाएगा, क्योंकि एआई जो है वो कई चीज़ों का सॉल्यूशन हो गया है। पहले लोग, किसी को इंग्लिश आती नहीं आती तो वो सीखने जाता था। अब अगर किसी को नहीं आती है, उसको अगर अच्छी हिंदी आती है तो वो ट्रांसलेट एआई से दूसरा, तो कहीं ना कहीं मिसिंग तो हुआ है, कहीं ना कहीं जॉब तो लॉस हुआ है किसी न किसी को, इंस्टीट्यूट को, दूसरों को। एक पर्सनल सवाल पूछता हूँ आपसे, आपने कभी ऐसा कुछ हुआ है आपने एआई को यूज़ करा हो कहीं पे ऐसे मोमेंट में, आप जहाँ आपको लगा कि यार करना है तो आपने एआई की मदद ली हो? हाँ, कई बार हम लोग एआई को, कई मेरे पास जैसे मैसेज आया और उसको मेरे को हिंदी में आया, तो मेरे को हिंदी में नहीं समझ में आया तो अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना, या बहुत डिफिकल्ट अंग्रेजी में आया तो मेरे को हिंदी में करना है, तो मैं एआई को यूज करता हूँ। मतलब आपने भी ये सारी चीज़ों को यूज़ किया है? हाँ, नहीं, बिल्कुल बढ़िया है सर। सर, ऐसा एक इन्वेस्टमेंट होना चाहिए हर एक इंसान की लाइफ में जो एक टाइम पर उसको स्टार्ट कर देना चाहिए, और किन चीज़ों में करना चाहिए? मतलब बहुत सारे लोग हैं ना अपनी इन्वेस्टमेंट को लेके बहुत ज़्यादा इनसिक्योर रहते हैं कि उन्हें इन्वेस्ट एग्जैक्टली करना कहाँ पर है। उन्हें हमेशा एक डाउट रहता है। 99% तो आज भी इंडिया के अंदर लोग क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट इक्वल्स टू LIC। इसके अलावा किसी को पता नहीं कि सही जगह इन्वेस्ट कहाँ पे करना है। तो आपको क्या लगता है कौन से ऐसे बेस्ट सोर्सेज है जहाँ पे अपन इन्वेस्ट कर सकते हैं? अब अगर जो भी इन्वेस्टमेंट वाले आजकल जितने भी कंपनी हैं वो कहती है कि हम आपको ये पोर्टफोलियो बना के देते हैं, इन्वेस्ट है, तो जो मोटा मोटी चल रहा था वो तो म्यूचुअल फंड का बहुत ज़्यादा, और उन्होंने रिटर्न भी खूब दिए हैं जी, बहुत अच्छे रिटर्न दिए हैं। रिसेंटली जो है मेरे ख्याल से म्यूचुअल फंड इज़ द बेस्ट, और उसके बाद में शेयर बाज़ार का भी था, पर शेयर बाज़ार अभी तो ऊपर नीचे खूब हो रहा है। पर मेरे ख्याल से इन्वेस्टमेंट में म्यूचुअल फंड सेफ इन्वेस्टमेंट है। सेफ इन्वेस्टमेंट है। और अगर बात करी जाए, क्रिप्टो भी आजकल बहुत ज़्यादा नाम सुनने में आ रहा है, कैसा है उसका इन्वेस्टमेंट सर? क्रिप्टो करेंसी का मेरे को पता नहीं इतना ज़्यादा, पर मेरे ख्याल से यंगस्टर बहुत ज़्यादा क्विक, जिनको मनी को डबल करना है या उसको बढ़ाने के लिए ये लोग कर रहे हैं। पर क्रिप्टो आई थिंक इज नॉट ए सिक्योर इन्वेस्टमेंट। इसके लिए मुझे लगता है कि एक दिन मुझे हितेश भैया के साथ में पॉडकास्ट करना पड़ेगा। तो उनको ज़्यादा जानकारी है इन चीज़ों के क्रिप्टो के, उनको बहुत ज़्यादा जानकारी है, पर मैं शुरू से ही क्रिप्टो के तो मेरे को पसंद नहीं है। मुझे लगता है कि ये सही इन्वेस्टमेंट नहीं है। कारण? जिस करेंसी का, जो भी इन्वेस्टमेंट का हम लोगों को पता ही नहीं है कि मेरा पैसा कहाँ है, कहाँ
हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है, कहाँ लग रहा है, वो एक क्रिप्टो है उसी के अंदर जा रहा है और वो क्रिप्टो से आगे बढ़ रहा है, तो हमें पता ही नहीं है वो पैसा जिस दिन भी चेन टूटी उस दिन पैसा नहीं आएगा वापस। और ऐसे फ्रॉड होते भी हैं क्रिप्टो में। अभी बीच में हुआ भी था। हाँ, तो हमें इन्वेस्टमेंट वहीं करना चाहिए जहाँ हमें पता है कि ये कहीं म्यूचुअल फंड में कर लिया है या प्रॉपर्टी में कर लिया, हमारे सामने तो है कि ये हमने किया, ये यहाँ है। वो कम ज़्यादा हो सकता है, ऊपर नीचे हो सकता है, गायब नहीं हो सकता। आपको क्या लगता है कि जैसे एक बिजनेस में जो भी प्रॉफिट बना उसको वापस री इन्वेस्ट करना एक सही डिसीजन है, या जो प्रॉफिट बना उसको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर देना सही डिसीजन है? देखो, व्यापार में तो मेरे ख्याल से जो अर्निंग आ रही है और उसी को उसी व्यापार में और अपन डालेंगे तो व्यापार की सारी चीज़ें अपन समझ चुके हैं, तो बेहतर यही रहेगा जो व्यापार कर रहे हैं उसी में वापस इन्वेस्ट किया जावे। अब हमारी कैपेसिटी हो गई पूरी, अब फंड अपने पास है और वो इन्वेस्ट करना है, तो म्यूचुअल फंड इज़ द बेस्ट। और प्रॉपर्टी भी ठीक है, बट म्यूचुअल फंड आई ऑलवेज ट्रस्ट। रियल इस्टेट्स क्यों नहीं सर? रियल इस्टेट का पता नहीं चलता ऊपर नीचे किस तरीके से, कहाँ कभी मार्केट यहाँ बहुत अप है, कहीं बाहर है तो कम ज़्यादा है, तो बिजनेस में ही सबसे ज़्यादा है। और थोड़ा बहुत जो भी है वो अगर हम करते तो म्यूचुअल फंड में करते। पर फिर भी देखा जाए तो सर काफ़ी ज़्यादा सेफ साइड रहती है रियल इस्टेट की, क्योंकि आज की तारीख में अगर एक आपकी प्रॉपर्टी अगर वैल्यू कम है तो आने वाले 5 से 7 साल में दिखता है कि उसमें ग्रोथ की पॉसिबिलिटी है। और हर एक का अलग अलग नज़रिया है। प्रॉपर्टी भी अपने आप में एक लोगों को बहुत ज़्यादा रिटर्न भी दिया है, बहुत अच्छा रिटर्न भी दिया है, कईयों को नहीं समझ में आया। तो मेरे ख्याल से प्रॉपर्टी भी जिसको अगर उसी री इन्वेस्ट बिजनेस में करना है और वो री इन्वेस्ट का जो मॉडल है वो अगर प्रॉपर्टी है तो देन गुड, उसको करना चाहिए प्रॉपर्टी में भी। एसेट्स मैटर करती है या कैपिटल एक आदमी के पास में? दोनों अपनी अपनी जगह अलग अलग है। एसेट एक अलग है कंसेप्ट, कैपिटल अलग है। आपकी जर्नी का एक ऐसा मोमेंट जो लोग नहीं जानते आपके बारे में? मेरे को तो ऐसा कोई याद नहीं है कि ऐसा कोई सब जानते हैं अच्छी तरीके से। मतलब एक होता है ना सर कि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि जिन लोगों के पास में क्या होता है ना कि एक हैंडसम अमाउंट जब आ जाता है तब उनमें एक एटीट्यूड, चाहे उसको पॉजिटिव एटीट्यूड भी कह सकते हैं अपन, और भी काफ़ी सारी चीज़ें होती है जो एक इंसान में आ जाती है। आपसे बात करने पर मेरे माइंड में एक ही पिक्चर नज़र आ रही है, वो है सिंप्लिसिटी। दैट इज़ करेक्ट। वो लॉन्ग लाइफ है, वो कहीं पर भी आप चलाओगे तो वो सही चलेगी। अगर पैसा आता है और एटीट्यूड आता है तो आप एटीट्यूड पैसे पे भारी पड़ जाता है, आदमी की सिंपलिसिटी पे भारी पड़ जाता है, वो फिर हमेशा एटीट्यूड में ही चलता है। आपको ऐसे कभी कोई लोग मिले सर? वैसे तो आप अपने आप में एक पर्सनैलिटी है, पर ऐसा होता है कि कोई अंडर एस्टिमेट कभी कभार लोग कर ही देते हैं। ऐसा कभी कोई एक मोमेंट हुआ है? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। नहीं, हमारे को कभी ऐसा फील नहीं हुआ। कोई हिम्मत कर ही नहीं सकता सर ऐसा करने की? नहीं, हिम्मत भी नहीं कर सकता, बस हमने कभी किसी से ऐसी तरीके की कोई टॉक भी नहीं हुई। तो हर चीज़ को हम इजी वे में लेके चलते हैं, तो हमारे को ऐसा नहीं लगा कभी के। तो सर जैसे अभी आप इतने ज़्यादा काम है, कभी कभार कुछ बिजनेस के डिसीजंस ऐसे होते हैं ना कि कभी कभार हार्ड लेने भी पड़ते हैं, और कुछ जो डील्स ऐसी होती है जो क्रैक नहीं कर पाते, तो उस टाइम आप अपने आप को मोटिवेट कैसे करते हो और अपने साथ में टीम मेंबर्स को कैसे मोटिवेट करते हो? भाई, हार्ड डिसीजन तो बिजनेस में जो अभी इनिशियल स्टेज पे जो ये वार वगैरह चल रहे हैं या कोविड के बाद में बहुत ज़्यादा परिवर्तन आए, कुछ चीज़ें अगर टर्म्स ऑफ बिजनेस देख लो, टर्म्स ऑफ पूरा कंसेप्ट ही 5-6 साल में बहुत ज़्यादा चेंज हुआ। उस टाइम हमें व्यापार में विशेष करके ये ध्यान देना पड़ता है कि हमें अगला कदम किस तरीके से चलाना है जो हमारी लिए भी फ्रूटफुल हो, हमारे स्टाफ के लिए भी फ्रूटफुल हो और हमारे कस्टमर के लिए भी फ्रूटफुल हो। वो एक हम जॉइंट डिसीजन लेके ही कार्य करते हैं, जिससे हमारे को और हमारे कस्टमर और हमारे जो भी स्टाफ्स है या हमारे से जो भी रिलेटेड, तो उनको कोई लॉस नहीं हो। तो हम जॉइंटली डिसीजन ले लेते हैं घर में ही,
पूछ के कैसे क्या करना है। एक होता है ना सर कि वन मैन कमांड चलता है। अगर आप एक बड़ी इंडस्ट्री रन कर रहे हो तो सिर्फ जो डिसीजन पावर होता है वो सीईओ या फाउंडर के हाथ में ही होता है। पर आपने जैसे बताया यहाँ पे पूरा कंसेप्ट चेंज है। यहाँ पे आपने बताया है कि ग्रुप डिसीजन चलता है। ग्रुप डिसीजन में गलत डिसीजन नहीं होते हैं। एक माइंड होता है, एक 4 माइंड होते हैं। कई बार हम अपने यार दोस्तों को भी पूछ लेते हैं कि यार ये हम कर रहे हैं ये सही है या कैसे है, इसमें क्या करेक्शन हो सकता है। तो वो करेक्शन होता है तो हम करते हैं उसको। सही करेक्शन अगर उसमें हम बताते हैं कि यार ये करेक्शन करके और फिर आप करो, तो हम करते हैं उसको। हम चाहते हैं कि हमें किसी तरीके से किसी टाइप का हमारे या हमारे साथ जुड़े हुए लोगों का या हमारा जो भी हमारा एसोसिएट है उसको किसी तरीके का लॉस नहीं हो। तो हमें जॉइंट में या अपने पर्सनल डिसीजन में या किसी को साथ लेके डिसीजन में कोई ऐसा कुछ भी नहीं फील होता। हम करते हैं उसी तरीके का डिसीजन। एक और इसी के रिलेटेड पूछना चाहूँगा, मेरे दिमाग में अभी आया कि जैसे आप एकदम काम है तो आप हार्ड डिसीजन कैसे लेते हैं? मतलब दिमाग से लेते हैं या सॉफ्ट हार्टेड से? हार्ड डिसीजन तो जिस तरीके का व्यापार है उस तरीके से कई बार हमारे को हार्ड डिसीजन भी लेने पड़ते हैं। पर वो हार्ड डिसीजन कहीं न कहीं हमारे डिसीजन जो है वो प्रॉफिटेबल नहीं कह सकते, बट हमारे को डिसीजन उसके हमारे हित में ही होता है, हमारे हित में या सबके हित में होता है, वो हमारे को लेना ही पड़ता है। और वो लेते हैं तो हमारे को कोई ऐसी फील नहीं आता कि यार हमने कोई हार्ड डिसीजन, अब कोई लड़ाई झगड़ा तो करना नहीं है। तो बाकी जितना भी होता है वो इकोनॉमिक होगा डिसीजन या लॉस प्रॉफिट का होगा या व्हाटएवर जो भी होगा, इसी तरीके का ही होता है। बाकी तो ऐसा कोई हार्ड डिसीजन जरूरत नहीं पड़ती किसी तरीके की। बिजनेस बातें तो बहुत सारी हो गई सर। शेड्यूल कैसे रहता है सर? क्योंकि इतनी बड़ी इंडस्ट्री रन करना, उसके बाद में इतनी बड़ी टीम चलाना, प्लस उसके बाद में इतना बड़ा मैन पावर, क्या करते हैं आप अपने इन चीज़ों से हटके अपने पर्सनल टाइम में? आप हेल्थ मेंटेन कैसे रखते? कुछ सिंपल लाइफ को हमने मेंटेन करके रखा। कुछ भी नहीं, जिम वगैरह कुछ भी नहीं? और जिम वगैरह पहले कई बार जाते थे, कई बार नहीं जाते हैं, पर वॉकिंग जरूर हम करते हैं। अच्छा। हाँ, डेली की 3 से 4 किलोमीटर वॉकिंग होती है सुबह शाम हमारी। तो कह सकते हैं आपके फिट रहने का राज ही वॉकिंग ही है। हाँ, वॉकिंग है। वॉकिंग इज द बेस्ट ऑलवेज। अगर आपको एक चांस मिले कि आपको ऑल ओवर वर्ल्ड में किसी 3 लोगों के साथ में आपको डिनर करना है, डजंट मैटर अलाइव और डेड, कौन होगे वो और क्यों? अगर वर्ल्ड में हमारे को डिनर के लिए करना तो मेरे लिए फेवरेट जो हमारा है वो वॉरेन बफेट है। वॉरेन बफेट वो सबके फेवरेट है सर। तो अगर मौका मिला तो करेंगे जरूर उनके साथ में। वॉरेन बफेट। सेकंड अगर हम इंटरनेशनल की बात करें, कोई भी हो सकता है सर, वर्ल्ड में ऑल ओवर वर्ल्ड की बात चल रही है। हाँ, ऑल ओवर वर्ल्ड में मेलोनी इटली की राष्ट्रपति हैं। बिल्कुल। हाँ, शी इज ए वेरी गुड लेडी। और हमारे बेस्ट जो है वो अगर हम मिडिल ईस्ट की बात करें तो क्राउन प्रिंस, इनके साथ भी अगर हम आप डिनर की बात करें तो हम ये जो 3 हस्तियां हैं। सर जैसे आपने क्राउन प्रिंस का बताया, क्राउन प्रिंस की आपको ऐसी कौन सी बात अच्छी लगती है सर? उसका डेडिकेशन है। आज दुबई वर्ल्ड के अंदर एक अपना अलग से ही पहचान बना के बैठा है। वो अगर जिस तरीके से उसने अपने शॉर्ट पीरियड में जो ग्रो करी है तो वो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है वर्ल्ड के लिए। वर्ल्ड उसको बहुत अच्छे नज़र से देखता है और उसकी जो एक उस कंट्री को उन्होंने जिस तरीके से खूबसूरत और जिस तरीके से लाइफ को, वहाँ के जो लोग रहते हैं उनकी लाइफ को, ट्रांसपोर्ट etc, मतलब हर तरीके से उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया है। तो इसलिए हमारे को ये 3 लोग आपको बहुत ज़्यादा पसंद है। ओके। जैसे आपने वॉरेन बफेट का बताया, तो वैसे तो वॉरेन बफेट को हर कोई पसंद करता है। उनकी कोई एक चीज़ जो आपको सबसे ज़्यादा इंस्पायरिंग लगती है?
उसने अपना जीवन पूरा बिजनेस में दिया। इधर अभी वो भी रिटायर हो रहे हैं, पर फिर भी वो कह रहे हैं कि हमें बिजनेस में ही इज, आई थिंक इज 80 और समथिंग 80 से, हाँ, पर फिर भी अभी भी डेडिकेटेड टू बिजनेस है। तो ऐसे बिजनेस टाइकून बहुत कम होते हैं। तो सर मतलब आपको सारे मतलब बिजनेस टाइकून ही पसंद है? हाँ। कोई सर ऐसा होता है फ्री टाइम में कभी आप गाने वगैरह सुन रहे हैं या कोई एक फेवरेट सिंगर वगैरह ऐसा कोई होता है? हाँ, या आप फ्री टाइम में भी सिर्फ नॉवेल्स या बुक्स ही पढ़ते हैं? मैं फ्री टाइम में अगर होता तो कपिल शर्मा का शो जरूर देखता हूँ। ये तो सर ऑल ओवर इंडिया देखती है। कभी कभार सर कहते हैं कि लाफ्टर इज द थेरेपी, तो मुझे लगता है कपिल शर्मा इस जगह एकदम फिट होता है। इस जगह हमेशा फिट होता है वो हमेशा। कोई सर ऐसी फेवरेट बुक्स आपकी जो आप कभी फ्री टाइम में पढ़ना पसंद करते हैं? रिच डैड एंड पुअर डैड तो मैंने पढ़ी नहीं है, पर मेरा जो सन है हितेश वो बहुत ज़्यादा पढ़ता है। तो कई बार वो हमारे को उनके किस्से सुनाता है। तो जब हम लंच में बैठते हैं तो हमारे को बताया। तो मैंने पढ़ी नहीं, बट मैंने उसके बारे में बहुत अच्छा सुना है। जैसे आपने भैया की बात करी, आपको क्या लगता है कि अब वो सब कुछ संभाल सकते हैं? हाँ, संभाल लेंगे सब। दे आर ऑल कैपेबल। उनके आने से बिजनेस में कितना ग्रोथ मिला सर? उनके आने से जस्ट हमारे को ग्रो जो है वो 70-80% ग्रो हुई है हमारा। 70-80%? तो स्टार्टिंग से जो भैया है उनको बिजनेस का ही शौक था या उनको भी कुछ एक अलग फील्ड में जाना था? नहीं, उनको हमेशा से बिजनेस का ही था। और वो मेरे साथ में पहले दिन से ही, जब पढ़ाई करी उन्होंने तो पहले दिन से मेरे साथ ही आए। तो मेरे को कहने के पापा मेरे को बिजनेस ही करना है। ये जो आपने बात बोली ना सर कि फ्रॉम द स्टार्टिंग डे, कि जब भैया पहले दिन से स्कूल ख़त्म हुई उसके बाद में पहले दिन से आपके साथ में, आज की तारीख में सर जो भी ये जेन जी जनरेशन है ये क्या करती है सर कि इसके पास में जो भी पैसा आता है तो सबसे पहले पैसे को मिसयूज़ करके या तो फिर वो फ़ोन ले लेते हैं, या तो फिर वो ब्रांडेड क्लोथ्स में चले जाते हैं, और या तो फिर वो कार्स में चले जाते हैं। आपको क्या लगता है कि मनी मैनेजमेंट कितना ज़्यादा ज़रूरी है आज की तारीख में यंगस्टर्स के लिए? जब आप देखते हो कि जो आपके सन है वो एकदम सही ट्रैक पे चल रहा है, और एक दूसरी तरफ अगर अपन किसी भी इंसान को देखते हैं जो आज की तारीख में यंगस्टर है वो एक इतना ज़्यादा ऑफ ट्रैक चल रहा है, तो उसको किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए सबसे ज़्यादा? अभी जो जैन जी जो बच्चे जो हैं, जैन जी जो बच्चे हैं, ये एक्चुअल में ना उनको सही गाइडेंस करने वाले नहीं है। एक सुबह दोस्त मिलता है, वो कहता है यार मैं तो आज वहाँ गया था। दोपहर को कोई दूसरा मिलता है तो वो दूसरी बात करता है। शाम को उनके किसी मिलने वाले के कहीं फैमिली में बैठे हैं तो वो कहीं और बात करते हैं। तो उनका विजन नहीं पता, उनको ये पता नहीं चल पा रहा है कि हमारे को करना क्या है, सही हमारी डायरेक्शन क्या है। अब वो प्रॉपर न तो बिजनेस कर पा रहे हैं, न प्रॉपर जहाँ पर भी उनको करना है, जो भी करना है वो प्रॉपर नहीं है। और अगर मैं तो यही कहूँगा कि उन जैन जी बच्चों को अपने फादर और फैमिली जो भी है उनके, उनसे ही राय लेके कार्य करना चाहिए। पर सर आज की तारीख में वो ये काम करना भी नहीं चाहते। लाइक उनके जो पेरेंट्स जो काम कर रहे हैं या उनके फादर जो काम कर रहे हैं वो उस काम को छोड़कर किसी दूसरी फील्ड में जाना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। हाँ, ये अभी एक नया या ट्रेंड चल रहा है। वो ये कहता है कि नहीं पापा मैं तो ऐसा कुछ करना है जो मेरे को लगे कि ये मेरे को जॉब पसंद नहीं है, या ये मैं काम जो आप वाला वो नहीं करूँगा, मेरे को अलग से ही कुछ करना है। ये अलग से जो है, ये क्या अलग है ये हमें पता नहीं है, परंतु मेरे को तो लग रहा है कि अगर पेरेंटल बिजनेस है तो उसको प्राथमिकता पहले देनी चाहिए उन बच्चों को। वो ठीक है, उसका रूप अलग हो सकता है, वो पहले अलग स्केल पे करते थे। अब अगर हम बीका जी की या हल्दीराम की बात करें तो वो कोई ज़माने में बीकानेर में नमकीन वगैरह ही बनाते थे, आज वर्ल्ड के बहुत अच्छे प्लेटफार्म पे हैं। तो नेक्स्ट जनरेशन ही आई है, उसको मॉडिफाई किया उन्होंने, वैल्यू एडिड किया। या तो फिर आप अपने जो भी पेरेंटिंग काम चल रहा है उसमें आप एक अपग्रेड कर सकते हैं, अपग्रेड करके वैल्यू एडिड करके, और आप करो तो काम तो अच्छा है। और उस तरीके से वो करे। जैन जेड बच्चे जो भी हैं, अब उनका बच्चों का क्या विजन है ये हमें पता नहीं है। बाकी सबसे अच्छा विजन यही है कि उसको वो लोग अपने पेरेंटल को ही वैल्यू एडिड करके उस बिजनेस को ही आगे बढ़ाएं। मेरी इन बच्चों से ये सलाह है। सर कहते हैं कि राजस्थान की मिट्टी में बहुत जुनून है,
आपसे बात करके तो वो पता चल गया कि बिजनेस में सिर्फ आपको मुनाफा ही नहीं कमाना होता है, एक लेगेसी बनानी होती है। आपने उस लेगेसी को पूरा भी किया और जो भी 500-700 साल पुरानी जो भी एक लेदर का आर्ट फॉर्म है उसको आपने दुनिया के सामने रखा, चाहे वो हैंडीक्राफ्ट के फॉर्म में था, चाहे वो किसी भी फॉर्म में था। तो आज हमें सर बड़ा ही ऐसे प्राउड फील होता है कि आज भी सोसाइटी में आप जैसे अच्छे बिजनेस टाइकून्स हैं। तो काफ़ी ज़्यादा हम भी इंस्पायर्ड होते हैं और हम लोगों को भी यही कहते हैं कि इस पॉडकास्ट को देखने के बाद में लोग समझे कि लाइफ के अंदर हर चीज़ का एक विजन और गोल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वैसे तो सर क्या होता है कि मेरा ऐसा मानना है कि बिज़नेस कोई भी आदमी करता है तो उसको स्टार्टिंग में सबसे पहले जिन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए वो होना चाहिए कि आपके पास में एक मकसद होना चाहिए। अगर मुझे छोटे लेवल पे छोटे स्केल पे भी काम करना है तो मुझे स्टार्टिंग तो यहाँ से करनी है। अब वो बड़ा बनाने के लिए सेम वही हो गया कि मुझे आज जितना मैंने काम करा है उसको मैं डबल करने के लिए मैं मेरी मैन पावर को कैसे डबल करूँ। बिजनेस में क्या होता है, विजन होता है। बिजनेस कब बढ़ता है, कैसे बढ़ता है, किस तरीके से आगे चलता है, ये पता नहीं चलता है। जब मैंने काम किया था या कोई भी काम करता है तो उसको ये पता नहीं होता कि बिजनेस आगे कैसे बढ़ेगा या कितना बढ़ेगा। वो अपना जो भी मैन पावर है या अपना खुद का जो उसका विजन है वो उसमें झोंक देता है। धीरे धीरे अपने आप व्यापार बढ़ता है, करता है और सारे ट्रैक पे सही चलती है तो आगे ऑटोमेटिक बढ़ता है। आप ये सोच के नहीं चलेगा नहीं मैंने आज 100 रुपये लगाए तो मेरे को 10 साल में या 5 साल में 1 लाख हो जाएंगे या व्हाटएवर, ऐसा होता नहीं है। विजन सही है, आगे बढ़ेंगे, अपना आप चलता रहेगा व्यापार। बढ़ने और घटना ये सब चीज़ें समय आएगा वो बताएगा। नहीं, बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना सर कि एक नियमतम एक टाइम होता है ना जो अपन को देना पड़ता है, चाहे वो दुकान है चाहे वो इंडस्ट्री है। तो लोग क्या करते हैं ना अपना 365 दिन ही देते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 400 दिन देंगे। अगर 400 दिनों में नहीं चला तो वो उस चीज़ को बंद कर देते हैं। तो ये डिसीजन जो है क्या ये सही है, या फिर वो दूसरे काम को ढूंढने लग जाते हैं कि यार ये तो चला ही नहीं। अब व्यापार में क्या है कि ना आजकल फैशन व्यापार हो गया है। आज से आप ये मान के चलो कि एनर्जी बिजनेस था तो आज से 15 साल नहीं था, 10 साल पहले। अभी आज फैशन में है। अब एआई है, एआई अभी आया है, आज से 5 साल पहले नहीं था। तो बिजनेस का भी एक ट्रेंड है, कंसेप्ट है। वो अभी आजकल ऑनलाइन में बहुत ज़्यादा माल बिक रहा है। कुछ भी आप बनाओ अच्छा सा और आप का बढ़िया काम उसको आपने मार्केटिंग अच्छी करी सोशल मीडिया पे, दूसरा तो अच्छा चलने लग गया। अब ट्रेंड है, अब आपको ट्रेंड के अनुसार चलना पड़ेगा। अब ऐसा है कि हम कहीं दुकान लगा के खोल के बैठे और दुकान गए नहीं, अब कस्टमर आ जाएगा या हमारे को इंतजार है कि साल भर में सही चलेगा नहीं चलेगा, हमने बंद कर दी। अपन को काम ट्रेंड के अनुसार करना पड़ेगा। आप दुकान कहीं पर भी हो, कैसे भी हो, अच्छी चलेगी उसके लिए आपको ट्रेंड के अनुसार काम करना पड़ेगा। एक बिजनेस का कितने टाइम तक ट्रेंड रहता है देखा जाए तो, जैसे अगर किसी की कूलर की फैक्ट्री है तो उसका ट्रेंड कितने टाइम तक चलेगा? पहले व्यापार में कहते थे 10 साल उसकी एज होती थी। ठीक है। अब मेरे को लग रहा है कि उसकी एज कम हो गई है, करीब 4 साल 5 साल है। अगर आप कूलर बना रहे हो या कूलर का बिजनेस है तो कूलर तो बेसिक सेम होगा। मॉड्यूल चेंज हो जाएंगे, पानी की जगह पहले पानी भरते थे उसकी जगह हवा आ जाएगी, या ऐसा वाटर कह सकते हैं, विदाउट वाटर आ जाएगा, या ऐसा कुछ न कुछ नया बैटरी आ जाएगी, दूसरी आ जाएगी, तो वो चेंज होगा। बट बेसिक मॉडल तो वही रहेगा, बट चेंजिंग बहुत ज़्यादा जल्दी आ जाएगा। तो जैसे अगर लाइफ कम है तो इसके साथ में क्या कर सकता है आदमी कि उसको इनोवेटिव वे में कैसे एक्सप्रेस करके ला सकता है कि उसकी लाइफ और बढ़ जाए, या उसको उसी के साथ में कोई दूसरी चीज़ ऐड कर देनी चाहिए? प्रोडक्ट में तो आप ये मान के चलो कि हमने इस साल ये प्रोडक्ट को इनोवेट करके चलाया है और अगले साल में हमारे को क्या करना है। आज हम 2026 में बैठे हैं और 2026 में हमने एक प्रोडक्ट में ये इनोवेशन किया। 2027 में हमारे को क्या इनोवेशन करके चलाना है, तो उसकी प्लानिंग हमारे को इसके साथ ही करनी पड़ेगी, तब जाके अपन को ग्रोथ मिलेगी।
हम वही वापस पुराना ही जो 2023 में चल रहा है उसी को घसीट रहे हैं 24 में, 25 में, 26 में, तो वो नहीं चलेगा। इनोवेशन जरूरी होगा। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जिनके अंदर कुछ चेंजेस अपन कर ही नहीं सकते? हाँ, ऐसे Continuous होते हैं। हाँ, वो टिपिकल व्यापार है, उनको कुछ भी चेंज नहीं कर सकते, वो वैसा ही रहेगा। किराने की दुकान है, उसको वैसे ही करनी पड़ेगी, उसको चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, प्रोडक्ट चेंज हो जाएंगे, पर अगर विजन बड़ा है तो उस किराने की दुकान को रिलायंस मॉल में भी तो कन्वर्ट कर सकता है। हाँ, वो इनोवेट हो गया है, उसको उस मॉडल को इनोवेट कर दिया। हाँ। बाकी बेसिक चीज तो वही है। बेसिक चीज ही। हाँ। पर कभी कभार ऐसा होता है ना सर, एक छोटी दुकान के ऊपर सस्ता प्रोडक्ट मिल जाता है और आज रिलायंस मॉल में जाते हैं तो वहाँ पे महंगा मिल जाता है, तो जैसी इनोवेशन होता है तो कॉस्ट भी बढ़ जाती है। हाँ, बट आजकल कस्टमर पे कर देता है, उनको पे करने में कोई इशू नहीं है। आजकल आप ये मान के चलो कि ब्लिंकिट में 200 रुपये में कहीं चीज़ मिल रही है और वही ब्लिंकिट में 250 में घर पहुंचा रहा है, तो एवरीबडी पे 250 रुपये और वो ले रहा है। ये भी सही है। हाँ, तो वो इनोवेट है और उसी इनोवेट का वो पैसा ले रहा है और पब्लिक पे कर रही है। पे करने में कोई आजकल समस्या नहीं है किसी को। नहीं, बहुत सारे लोग क्या कह रहे हैं आजकल कि इनकम तो हो गई है कम, काम हो गया है ज़्यादा। हाँ, इनकम बढ़ी भी है कुछ सेक्टर में कम भी हुए हैं, पर एवरेज लाइफ अभी जो चल रही है वो सबकी ठीक चल रही है। ओके, तो सर अभी बातें तो सारी हो गई है, बस एक छोटा सा राउंड है, रैपिड फायर राउंड। इसमें आपको क्या करना होगा कि मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा, उसके आपको एकदम इंस्टेंट जवाब देना है बिना सोचे हुए, ठीक है ना सर? लेदर की जैकेट या राजस्थानी साफा? राजस्थानी साफा। मॉर्निंग में सबसे पहले ईमेल चेक करते हो या एक कड़क गर्मा गर्म चाय? चाय। एसी वाला ऑफिस या लेबर के बीच में काम? लेबर के बीच में काम। यूरोप के क्लाइंट ज्यादा टफ होते हैं या यूएस के? यूएस के। टफेस्ट फेज कौन सा था, 2020 का लॉकडाउन या बिजनेस का पहला साल? लॉकडाउन। लॉकडाउन। वाइफ के साथ में शॉपिंग पे जाना एक एडवेंचर है या सजा है काला पानी? तीनों ही कह सकते हैं, डिपेंड ऑन टाइम। अच्छा, डिपेंड ऑन टाइम। होटल से वो छोटे वाले शैम्पू और साबुन की बोतल कभी घर लेके आए? कभी नहीं, नेवर। वो सर काफी ज्यादा ऐसे होता है ना, स्वीट से होता है तो बहुत सारे लोग उसको कैरी करते हैं साथ। हाँ, वो करते हैं, बट वो मैंने पता नहीं, मेरा एथिक्स कभी नहीं माना। मेरे कुछ मित्र थे, वो कहते थे यार मैं तो तौलिया लेके आया, बुर्श लेके आया, मैं ये देखे, पर पता नहीं मेरे को आज दिन तक कभी ऐसा नहीं लगा, मैं कभी नहीं लाया। कुछ पसंद नहीं आया सर या प्रोडक्ट में कमी थी? नहीं, पर मेरा दिल ही नहीं कह रहा था कि इसको मैं लेके जाऊं। चलिए, बढ़िया था। तो सर ये पॉडकास्ट यहीं पर ही अपन करते हैं इसको फिनिश, और काफ़ी ज़्यादा लर्निंग मिली। एक हेल्दी टॉक थी सर ये आपके साथ में, काफ़ी ज़्यादा। दुनिया आप पर हज़ारों टैग्स लगाती है, पर असली टैग वही है जो आपके नाम से पहचाना जाता है। तो अपने सपनों के पीछे भागिए और अपने नाम का टैग खुद बनाइए। तो थैंक यू सो मच सर इस पॉडकास्ट में आने के लिए और अपना कीमती समय मुझे देने के लिए। थैंक यू आदित्य। मिलते हैं आपसे एक अगले एपिसोड में। दिस इज टेक पॉडकास्ट एंड वी आर साइनिंग ऑफ।